एसआईटी गठित हुई थी, इसका क्या रहा? सब कुछ नहीं, वो सिर्फ राहुल गांधी देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी में जाना आपकी गलती मानते हैं आप? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा को मैं नेता नहीं मानता। अनिल विज को बुरा नहीं लगा जब आप छोड़ के आपने समर्थन वापस लिया? अनिल विज जी को बुरा लगा, वो मेरे पास जो है ना, भाई बलराज कुंडू के पास तो पैसा इतना है, सीधा ना देके उसने जड़ों में पैसा डाल दिया, उसने वोट दूसरे तरीके से खरीदे। अभय चौटाला जी बड़े दबंग प्रवृत्ति के लीडर व्यक्तित्व के धनी। आपका कहना है हरियाणा की राजनीति में आज के दिन सबसे बड़ा नेता भूपेंद्र सिंह होगा? देखिए, आनंद सिंह दांगी उम्र में मेरे से बड़े हैं, लोगों ने रिजल्ट दे दिया, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। अब उनका रिटायरमेंट कर दी है, वो अपने पोता पोती उखलाएंगे। रिटायर कर दिया आपने उनको? लोगों ने कर दिया रिटायर, उनकी एज हो चुकी है। बलराज कुंडू एक राजनेता पहले हैं या एक बिजनेसमैन पहले? आज की कांग्रेस, मैं ही कहूँगा, ड्यू टू भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। मनोहर लाल खट्टर जी की तो कोई फॉलोइंग ही नहीं है, वो तो बिल्कुल 0/0। उनको कोई ऐसे लोगों के नाम क्यों लेते हो? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं लोगों का वो मानता हूँ, लोग ऐसे नेताओं को भी चुन लेते हैं। नमस्कार, मैं मोहित, देश हरियाणा चैनल से। आज हम आए हैं रोहतक में, और आपको पता है 2019 हमारे हरियाणा में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, भाजपा सरकार दोबारा बनती है। उसी बीच में एक महम विधानसभा, जहां पर पिछले करीब 20-25 साल से अगर बोला जाए, जहां पर कांग्रेस का एक छत्तर राज चलता था, वहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आते हैं और वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, और ये नहीं किसी छोटे मार्जिन से, 12,047 वोटों से एक बहुत ही कद्दावर नेता कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी को हराते हैं। अब आज वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे अब तक का उनका सफ़र कैसा रहा, आगे क्या सोचते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ये मेला 2019 में लगा था, अब 2024 में लगेगा। 2024 के लिए क्या सोचते हैं? मेरा खुद का ये मानना है, जितना मैंने इनको अब तक देखा है सोशल मीडिया पे या मीडिया के थ्रू, एक ऐसे नेता हैं जो अपनी अब तक बात के पक्के हैं, जो बोला है वो किया है। आगे के हिसाब से वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। तो 2019 में आप आनंद सिंह दांगी को हरा के MLA बनते? जी। 2019 के इलेक्शन में आपने खूब ट्राई की थी कि बीजेपी की टिकट मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, कई सारे कारण थे, जैसे आपने पहले इंटरव्यूज में बताया। आप सेलेक्ट होके आते जी, आप इलेक्ट हुए, लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया, वोट मिली जी। 12,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है उस सीट के ऊपर जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है जी, बहुत बड़े नेता। आपकी नज़र में सिंपल शब्दों में क्या कारण था लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया? चुनाव से पहले जिस प्रकार से उनके साथ मेरा जुड़ाव और एक अपनापन रहा, और उन लोगों को मैंने इस बात के लिए तैयार किया कि राजनीति एक जन सेवा का माध्यम है। लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, उस प्रतिनिधि का दायित्व और ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक वकील और एक सेवक बनकर उनके हकों की लड़ाई लड़े, और जो उनके नैतिक अधिकार हैं, जो संविधान उनको मौलिक अधिकार देता है, वो सब उनको मिलने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक ढांचा इस प्रकार से यहाँ के नेताओं ने लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें घुसा दी कि यहाँ जो प्रतिनिधि लोग चुनते हैं वो राजा चुनते हैं। और मैंने इसी बात को उनके दिमाग से निकालने का काम किया
कि राजा नहीं सेवक होते हैं, आपके वकील होते हैं। आपके जो हक हैं उनके लिए लड़ाई लड़कर वो आपको दिलाएं। और कोई भी प्रतिनिधि जब कोई भी काम करवाता है, कोई डेवलपमेंट को पूरा करता है, तो वो कोई एहसान नहीं करता किसी पे। वो उसकी ड्यूटी बनती है, वो लोगों का अधिकार बनता है, उसको पूरा करने का काम करता है। और यही चीज़ लोगों की समझ में आने के बाद उन्होंने जो ये रजवाड़ा बना हुआ था, एक छत्र जो अपने आप को राजा समझने लगे थे, उस रजवाड़े को ख़त्म करके लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना। जी, आपकी ये बात सही है कि लोग संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से नहीं समझते कि वो सिर्फ हमारे सेवक हैं। जी, उनका काम है ये। जी, लोकतंत्र में आम जनता मालिक होती है। जी, लेकिन लोगों के अंदर, चाहे आप आज़ादी से लगाए चाहे पहले से, जी, खून के अंदर थोड़ी गुलामी घुल गई है। इस वजह से क्योंकि नेता हमारे ऐसे रहे, जी, उन्होंने लोगों को उनकी जो जगह थी वो नहीं दी, उनको उतनी अहमियत नहीं मिली। जी। आपको कितना लगता है एक महम विधानसभा के अंदर आप आ गए? हरियाणा तो बहुत बड़ा है। अगर महम विधानसभा की बात करें तो चलिए आप एक जगह से हैं, पहले आप सरकार में आपका समर्थन था, जी, कुछ कारणों की वजह से आपने समर्थन वापस ले लिया। जी। जो कारण थे वो मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इनके जो कारण इन्होंने रीज़न बताया है, उनके वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं क्या कारण रहे हैं। तो आज के दिन आप सत्ता में नहीं हैं, आपके पास उतनी ताकत नहीं है, तो आपको क्या लगता है आज के दिन आपके पास कितनी ताकत है, लोगों के जीवन के अंदर कितना बदलाव ला सकते हैं बलराज कुंडू? देखिए, ताकत, लोकतंत्र में ताकत जनता के पास होती है। और मेरा जो काम, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के जो अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जिनको हमारा संविधान देता है, उसकी परमिशन देता है, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत कोई काम शायद मैं उतने ना करा पाऊँ, लेकिन जो सामूहिक और सबके जो ज़रूरतें हैं, जो उनको मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं सरकार को मजबूर करूँगा, देने पड़ेंगे सरकार को। आप सत्ता में थे, आप सरकार में थे, आपने पूरी कोशिश की, सरकार मजबूर नहीं हो पाई जो दिखा। देखिए, आज यही तो सत्ता है जिनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मैं मानता हूँ उस प्रकार का कहीं ना कहीं भेदभाव रहेगा, लेकिन एक सच्चाई और भी है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं, उनसे मेरे पुराने संबंध हैं। ये जो सरकार जो सत्ता में बैठी है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने पूरे सिस्टम में जो है इस सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं। मेरे को तो आप ये कह सकते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन हालात खराब तो सत्ता के जो सहयोगी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका तो हाल बहुत बुरा है। लोग उनको ये कहते हैं आप सत्ता के हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और वो कुछ भी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि इन लोगों का कुछ करने का, विकास का सिर्फ भाषणों में सीमित है, इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। फिर बलराज कुंडू को टिकट नहीं मिला, पता था, आप बन गए। देखिए, बलराज कुंडू को वोट मिले, आप ये बात को नकार नहीं सकते कि आपको बीजेपी के खिलाफ भी वोट मिले थे। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फिर भी आप बीजेपी में गए तो लोगों को गुस्सा, नाराजगी कुछ नहीं लगा? देखिए, मैं आपके महम विधानसभा को कवर कर रहा था। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो मेरा बीजेपी को समर्थन देने का उद्देश्य भी रहा, मैंने अपने जो टीम है, जो मेरी ताकत, उस ताकत से विचार विमर्श भी किया था। उस टाइम यही था कि सरकार सत्ता के साथ जाने का मतलब है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरी तरह ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का काम करूँगा।
और इसी बात को सोचकर, लेकिन वहाँ जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार के लूट और भ्रष्टाचार को मैंने देखा, उन चीज़ों को मैंने उठाया। और मुझे तो आखिरी तक उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी उन बातों पे संज्ञान लेंगे, लेकिन आज ये सारी चीज़ें जो जिस प्रकार से एसआईटी गठित हुई थी, इसका क्या रहा? सब कुछ नहीं, वो सिर्फ आईवास है, नथिंग। आपके इंटरव्यूज में कई बार आज- जिक्र होता है जी, आपने मनोहर लाल खट्टर को अपना आदर्श माना, आप खुद बोलते थे आदर्श मानते थे। तब तक तो मैंने दूर से तो जिस प्रकार की बातें बड़ी बड़ी ये लोग करते थे, जिस प्रकार मानवता, राष्ट्रवाद, ईमानदारी के बड़े बड़े ढकोसले ये लोग करते थे, उसको देख के तो मैं निश्चित रूप से प्रभावित भी था, इसमें कोई दो राय कोई नहीं। भी हो सकता है। हाँ, और मैं क्यों, मैंने तो विपक्षी लोगों को ये बातें कहते सुना है कि मनोहर लाल तो ईमानदार हैं, उनकी टीम के लोग जो है ना वो गड़बड़ में है। लेकिन जब मैंने उन्हीं लोगों को इस मनोहर लाल जी का असली बयाना दिखाया तो वो सारे लोग, आज पूरा प्रदेश में उस बात की चर्चा है कि कितना बड़ा जो है ना करनी और कथनी में फर्क है, और कितना बड़ा एक मुखौटा पहनकर मनोहर लाल जी आप ये मान धंधा- गए इस बात को कि और दिखता कुछ है होता कुछ है। नहीं, मैं नहीं, ये तो पब्लिक जान चुकी है। आज मनोहर लाल जी हिंदुस्तान में जितने चीफ मिनिस्टर हैं सबसे अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर कहे माने जाते हैं, उसका सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल ठीक है। आज यहाँ पे किसी आम जनमानस से आप बात कीजिए, ये मनोहर लाल जी कोई पब्लिक के, इनसे ना कोई रिस्पॉन्ड है, ना कोई इमोशंस हैं, ना उनसे कोई अटैचमेंट है, ये तो पब्लिक से दूर भागते हैं। इतनी तगड़ी इनके बीच में एक सिक्योरिटी सिस्टम बना रखा है कि आप आम पब्लिक तो बात छोड़िए, इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी जो है ना बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है इनसे मिलने के लिए। और वहाँ जो टाइम मिलता है, मैंने तो वहाँ सीएम हाउस में देखा है, वहाँ ऐसे ऐसे तो कुछ अच्छा कोई कार्यकर्ता हो उससे भी बात नहीं करता, जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ऐसे राजा की तरह कुर्सी पे दोनों तरफ उनके खड़े होते हैं, और ऐसे उनको अगर मुँह पूछना होता है तो उसके लिए भी दो आदमी रुमाल उठाए खड़े रहते हैं, टावल उठाए खड़े रहते हैं, वो चलिए बताइए। इस प्रकार से तो वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बात करते हैं। आज के दिन आपके आदर्श, आपका जो मानना है नरेंद्र मोदी को आप जानते नहीं है अभी तक। ऐसा ही खेल जो मनोहर लाल वाली बात नरेंद्र मोदी के साथ हो गई, तो ये नहीं लगता कि आपको, देखिए किसी को भी इंसान को आदर्श का दर्जा देना बहुत बड़ी बात होती है। यदि मैं आपको अपना आदर्श मानता हूँ, देखिए आज तो मैं आदर्श अपने माँ बाप को मानता हूँ, अच्छा, क्योंकि आपके सच्चाई को, इंटरव्यू में जो आपकी स्टेटमेंट सच्चाई को मानता हूँ बिल्कुल। आज जो है ना, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देखो वो हमारे देश के सर्वोपरि हैं, और आज जिस लेवल पे, ठीक है कई चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करना वो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, लेकिन मैं इस बात में कतई कोई दो राय नहीं कि आज देश का नाम विश्व स्तर पर उठा है। तो निश्चित रूप से आज मैं, क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति करता हूँ, राष्ट्र लेवल, बड़े लेवल पर मुझे इतना वो नहीं है, तो आज तो मैं अपने प्रदेश के क्षेत्र की, प्रदेश की बात लेवल पे ही, वहाँ जो मैंने मनोहर लाल जी का जो चेहरा देखा है वो ये विश्वास उठ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर उनका भी अगर कोई गलत चीज ऐसी मैं देखूंगा, देखो मैं कोई भी हो, मेरा व्यक्तित्व तो, अगर मेरे फादर साहब जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे भगवान है, अगर उनके अंदर भी कोई ऐसी चीज कोई मैं देखूंगा तो गलत है, तो मैं गलत को गलत कहे बगैर नहीं रोक पाऊंगा अपने आप। बीजेपी में जाना आपकी गलती मानते हैं आप? देखिए पार्टी कोई गलत नहीं होती, पार्टी के नेता गलत होते हैं। पार्टी तो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो लोग होते हैं गलत वो होते हैं। नाम तो पार्टी का ही आता है फिर भी। देखो बदनाम तो, लेकिन मैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे ईमानदार ऐसे लोग भी, जैसे कि अनेकों लोग हैं। एक आध बताइए हरियाणा में। देखिए हरियाणा में अप्रिशिएट करते हैं। अनिल विज जी बड़े ऑनेस्ट। हाँ जी, उनकी छवि एक, क्या जैसे पीछे एक स्लैंग चला था गब्बर वाली, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से उनका वो होना, सारा भारतीय जनता पार्टी की जड़ है।
जितनी बार वो विधायक बने हैं मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी में तो कोई रहा ही नहीं, क्योंकि जब एक एक विधायक बने तब अनिल विज जी बन के आए हैं। उसके वजह ये है कि वो आदमी धरातल से जुड़ा हुआ है, ईमानदार आदमी है, लोगों के लिए जीता है। उसमें कभी आज भी जो बहुत बार बने हैं ना? आज भी जो है उन्होंने ना कोठी ले रखी ना, और वो अपने घर पे ही अम्बाड़ा में आगे लोगों के पास सुबह बैठ के चाय पीते हैं कोई। तो वो व्यक्ति तो आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे गलत कह सकते हैं? उसमें विज भी जी तो उसके मुख्य वो हैं। ऐसे अनेकों बहुत सारे लोग हैं, पार्टी कभी गलत नहीं होती। मैं संघ जो जिस प्रकार से काम करता है, उनका अपना जीवन त्याग के वो लोग। अनिल विज को बुरा नहीं लगा जब आप छोड़ के आपने समर्थन वापस लिया? नहीं, अनिल विज जी को बुरा लगा। वो मेरे पास जो है ना ये गए और वहाँ पे मेरे बात पकड़ के कहने लगे यार मेरे से बात तो करो। उनको दुख था इस बात का, आज भी दुख है उनको। और मैं अनिल विज जी से दूर नहीं हूँ। मैं उनकी जो ईमानदारी, उनकी जो सेवा भाव, जो जनता के प्रति वो दायित्व रखते हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, मैं उसका हमेशा फैन रहूँगा अनिल विज जी। बलराज कुंडू एक राजनेता पहले हैं या एक बिजनेसमैन पहले? मैं बिजनेसमैन हूँ ही नहीं, मैं बिजनेस करता ही नहीं। मैं तो जब से उसमें आया हूँ 6 साल से मैंने कोई बिजनेस नहीं करता। मैं सिवाय लोगों के बीच में रहना, जन सेवा, और मेरा इसमें ही अपना ये रास्ता मैंने चुना है। मैं नॉट ए बिजनेसमैन। आपका 6 साल का सफर है जी राजनीति का, 2014 से आप इंट्रोड्यूस हो गए जी। कुछ लोगों का महम में, अगर महम गलती की बात करूं तो कहना है भाई बलराज कुंडू के पास तो पैसा इतना है, सीधा ना देके उसने जड़ों में पैसा डाल दिया, उसने वोट दूसरे तरीके से खरीदे हैं। इनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो उन लोगों की मानसिकता हो सकती है। मैंने अपने क्षेत्र की उन अपनी छोटी बहनों के लिए जो एक अरमान नहीं पूरा कर पाती थी, पढ़ने की इच्छा रखती थी, लेकिन वो सुविधा ना होने की वजह से माँ बाप उनको जो है ना, एक जो आज के माहौल का जो डर होता था, उनकी शादियां करके अपना फ़र्ज पूरा कर लेते थे। मेरे इस छोटे से प्रयास ने आज हज़ारों बहनों को उनके अरमान पूरे करवाए, उनको हायर एजुकेशन दिलवाने का काम किया। मुझे बहुत सारी बहनें आज अच्छी नौकरियों में, घर में भी हैं तो एक अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल रही हैं, अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही हैं। तो ये तो उनकी मानसिकता है जो लोग कहते हैं। मैंने जो है ना लोगों की सेवा की है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। गरीब जो थे, जो वहाँ स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे थे, उनको आगे निकालने का काम किया है। और मेरा यही है कि वो लोग क्या कहते हैं मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मेरा मन क्या कहता है और मेरी सोच क्या है, मैं उस पर चलता हूँ। महम में गया था मैं जी। तो आपको ये तो जग जाहिर है आपकी और मनीष ग्रोवर की जो राइवलरी है, तो एक वहाँ पे इंसान था, उनसे बात करते उन्होंने क्या कहा, देखो कुंडू पैसा खाता, रुपया खाता तो राजनीति में आया नहीं, जो उनके शब्दों को मैं कोट कर रहा हूँ। वो तो भाई मनीष ग्रोवर की गस काट देगा, वो तो उसने देखेगा पहले, वो इसलिए उसका पीछे पड़ रहा है। आपके बारे में बात चली, मैंने कहा था कि मनीष ग्रोवर ही क्यों, बहुत सारे हैं, बोले पहले उसको देखेगा इसलिए राजनीति में आया है, ये पहले उसको संभालेगा। क्या बात है, क्यों कुंडू हाथ धोके इसके पीछे? देखिए, मनीष ग्रोवर से मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। इस राजनीति में आने से पहले मैं तो मनीष ग्रोवर को जानता ही नहीं था। तो मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। मेरा द्वेष करप्शन से, भ्रष्टाचार और लूट से, जिस प्रकार की अपने उस पद का दुरुपयोग करके उन्होंने जो है ना लोगों को ठगने और लूटने का काम किया है, मेरी उसके अगेंस्ट जो है ना लड़ाई है। मनीष ग्रोवर से मेरा व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। तो फिर भी हर बार मनीष ग्रोवर का नाम आपके साथ आता ही आता है। देखिए, आपने बहुत सारे घोटाले बताए, सबसे पहले तो अभी आपने भी तो इस सारे डिबेट के अंदर अपने उसके अंदर आपने उसको ले लिया ना, आएगा ना। मैंने तो नहीं लिया ना। बिल्कुल, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दिया है। हाँ जी। मैंने कहाँ ले लिया, तो आपने लिया है। इसी प्रकार से मीडिया के साथी अगर कोई सवाल पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूँ, मैं तो नहीं लेता उसको।
अच्छा, दूसरी बात, वो अनपढ़ आदमी है, हारा हुआ है, जनता का नकारा हुआ है। मैं जनता का जो है ना नुमाइंदा हूँ, आज मुझे विधानसभा में भेजा हूँ, मैं अपने पैरेलल उसको लूँगा कैसे? क्यों उसकी बात करूँगा? हाँ, उसके जो घोटाले थे जो पिछली सरकारों का था, मैंने उजागर किए, और वो समय आएगा, आज नहीं तो। वो जो सरकार में कागज़ कोई फाइल चल जाती है ना, वो ख़त्म नहीं होती कभी, कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। उनका जो आज जो है सत्ता में है, उनको मुख्यमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद है। वो उनके जो है ना कलेक्टर हैं, उनके सिस्टम को कलेक्ट करते हैं, वो एक कैशियर हैं उनके। तो आज नहीं तो 2 साल 4 साल के बाद सत्ता में कोई रहा है क्या? कहाँ है? चौधरी देव बंसीलाल होते थे, चौधरी भजनलाल होते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। अब ये इनका भी दौर जाएगा। हाँ जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से याद आया, आपका कहना है हरियाणा की राजनीति में आज के दिन सबसे बड़ा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है? देखिए, जिस नेताओं की अगर बात करें, वो उम्र में तो बड़े हैं ही ना सबसे। नहीं, ये तो आप देखिए। नहीं, मेरी सुनो, मैं वैसे बता रहा हूँ, वो उम्र में भी बड़े हैं, मनोहर लाल खट्टर से भी बड़े हैं, अभय सिंह चौटाला से भी बड़े हैं, दुष्यंत चौटाला से भी बड़े हैं, और ओम प्रकाश चौटाला से छोटे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी तो वो तो हमारे आदरणीय हैं, वो एक किस्म से रिटायर हो चुके हैं राजनीति से। जो सक्रिय राजनीति की अगर हम बात करें तो उम्र में सबसे बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, आज कांग्रेस का जो भी स्थिति में कांग्रेस है, कांग्रेस आज की कांग्रेस मैं ये कहूँगा ड्यू टू भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। और आज जिस प्रकार से चाहे वो जितना भी उनका एक फॉलोइंग हो, वो सबसे ज्यादा फॉलो नेता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं कांग्रेस में उनकी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी की तो कोई फॉलोइंग ही नहीं है। वो तो बिल्कुल 0/0, उनको कोई नेता मानता नहीं। से एक देखिए, जब ये सीएम बने, कोई नहीं सोच सकता था कि ये सीएम बन जाएंगे। ये कैसे आए? आप क्या सोचते हैं, ऐसे कैसे सीएम की छोटी कुर्सी तो होती नहीं है? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, जो जनता के ऊपर ये थोपे हुए नेता जब बैठते हैं ना, उसके नतीजे इसी प्रकार से आते हैं। ये थोपे हुए नेता, ये पब्लिक के नेता नहीं है, पब्लिक के चुने हुए नेता नहीं है, ये तो धक्के से जिताए हुए एक सिस्टम से, एक प्लानिंग के तहत। ये जनता के नेता नहीं है। जनता तो जहाँ करनाल से चुनाव लड़ने को जानता ही कोई नहीं, ठीक है। मोदी जी के नाम पे जो ना एक वहाँ प्रोजेक्ट करके इनको जिता के लिए, और अब की बार पूरी प्लान, नहीं तो अब की बार ही हार जाते भाई। इन्होंने प्रेशर की राजनीति करके वहाँ किसी कैंडिडेट को 75 पार, ये वो पूरी तरह की कैंपेनिंग चली। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं, जो वहाँ के नेता थे, वो नेता ने किसी ने चुनाव लड़ाई नहीं ना। तो उसी सब को देखते हुए जो ना ये आगे, तो बाकी तो सब जानते हैं क्या। चलिए, एक छोटा सा ग्राउंड लेता हूँ, मैं सिर्फ 8 से 10 नेताओं के नाम लूंगा। आपके मन में सबसे पहले उनके लिए क्या विचार आता है वो बोलेंगे जी। इट विल बी काइंड ऑफ रैपिड फायर, कि आप ज्यादा नहीं सोचेंगे जी, ठीक है। सबसे पहले चलिए अनिल विज, 2 लाइन में। अनिल विज जी बहुत ईमानदार छवि के नेता, और उनकी नीयत और नीति में मैं कोई खोट नहीं मानता। दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला एक पढ़ा लिखा युवा है। अभी डिपेंड करता है उनको हरियाणा प्रदेश में कि लोगों ने फर्स्ट टाइम अच्छा मौका दिया, अब उनको बहुत संभलने की जरूरत है। ये उनकी कार्यशैली पे डिपेंड करता है। अभय चौटाला जी बड़े दबंग प्रवृत्ति के, लीडर व्यक्तित्व के धनी हैं, और किसान के, गरीब की आवाज़ उठाने में मैं उनका एक बड़ा पूरी, इस बात से मैं एग्री करता हूं। साथ में पूरे चौटाला अकेले एमएलए हैं, तथ्य के साथ में बात को उड़ाते हैं। बलराज कुंडू के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे इंसान? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर इंसान अच्छे हैं तो आप नेता अच्छे बनेंगे। देखिए, मैं तो लोगों का आप दर्द समझेंगे। मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे दादाजी हल जोड़ते थे, छोटे सा जमींदार है हमारे तो हैं। मेरे तो परिवार में किसी ने कभी पंचायत मेंबर का भी चुनाव लड़ा, मैं पहला शख्स हूँ जो मेरे खानदान से जो इस राजनीति में आया हूँ। इंडिपेंडेंट भी जीता भी। तो वो, मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में की मेरी शिक्षा दीक्षा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों की जो जड़ से मैं जानता हूँ, जिन चीज़ों को, जिन प्रॉब्लम्स को, उनको उठाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
या दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किसी को, दीपेंद्र को लीजिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बताइए। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा को मैं नेता नहीं मानता। एक शरीफ है, छोटा है, हमारे से छोटा भाई की तरह हमारे। वो तो जो है ना, एक भूपेंद्र हुड्डा साहब की एक परछाई है। भूपेंद्र हुड्डा है तो दीपेंद्र हुड्डा है। उनका व्यक्तित्व खुद के एक नेता का नहीं मैं मानता। वो एक पर्सनालिटी, वो एक जो उसको देते हैं फिर डिलीवरी एक नेता की, वो नहीं है, मानता मैं उसमें। हाँ, जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी हैं तब तक वो उनके बेटे के रूप में दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। मनोहर लाल खट्टर, उनके बारे में तो मैं कुछ बोलूं तो वो तो थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, नेता नहीं है वो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी तो हमारे देश के सर्वोपरि हैं, आज इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे देश को एक विश्व स्तर पर अलग पहचान दिलाने में नरेंद्र मोदी जी माननीय जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी देश का दुर्भाग्य है। और ये मैं कई कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ मेरी पुरानी पहचान है, बोलचाल है। मैं बेचारे वो पब्लिकली नहीं बोल पाते, उनके मुंह से मैंने सुना है, भाई पता नहीं कब तक इसको धक्का स्टार्ट रख के हम चला पाएंगे। उनके अंदर वो व्यक्तित्व ये है, यही परिवारवाद हुई, इसी बात को तो लोकतंत्र को जागे हैं। अदरवाइज उन्हीं पार्टी में अगर ये परिवारवाद एक वो रजवाड़ा ना होता तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े अच्छे यूथ होते। आज सिंधिया चला गया, अब पायलट के साथ ये हो रहा है, ये सब उसी का नेता है। क्योंकि ये नेता नहीं है, ये परिवारवाद थोपा, उनको डर है। सिंधिया बनाए जा रहे हैं, ये धक्के से नेता है, उनको डर है कि कल कोई सिंधिया डायनेमिक, बोल्ड, पढ़ा लिखा, अच्छे ऐसे परिवार से है, ये आपको खतरा हो सकता है। पायलट एक यूथ, पढ़ा लिखा, एक नया वो है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। मनीष ग्रोवर, ऐसे लोगों के नाम क्यों लेते हो आप? लोग ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं लोगों का वो मानता हूँ, लोग ऐसे नेताओं को भी चुन लेते हैं। लोगों ने तो क्या पता किस किस को चुना। सर, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं देखो, अटल जी तो हमारे सभी नेताओं के आदर्श में कह सकता हूँ जो आज हैं। जिसने अगर वाकई में ही राजनीति की वो रखती है, उनको अटल जी की सोच के अनुसार जो है ना, अगर वो राजनीति करेंगे निश्चित रूप से जनता का भला होगा। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कि हमारे लोकतंत्र में लोगों को पार्टी ना देख के इंडिविजुअली इंसान कौन उठाए, नेता कौन है, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक पार्टी की तरफ झुकते हैं कि इस पार्टी को, हमारे लोगों की सोच है हराना किसको है, ना कि जिताना किसी है, हराने के लिए वोट देते हैं। तो एक रह गई थी एंट्री, आनंद सिंह दांगी के बारे में बता दीजिए। देखिए, आनंद सिंह दांगी उम्र में मेरे से बड़े हैं, लोगों ने रिजल्ट दे दिया, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। अब उनका रिटायरमेंट कर दी है, वो अपने पोता पोती उखलाएंगे अपने। रिटायर कर दिया आपने उनको? लोगों ने कर दिया रिटायर, उनकी एज हो चुकी है। तो वो अब मैं उनके बारे में, वो बड़े हैं मेरे से, उम्र में बड़े हैं हमारे वो हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ और बोलना उचित नहीं समझता। तो लोकतंत्र की जो बात पूछी थी मैंने, लोगों की सोच की, जब तक ये सोच रहेगी कि किसी पार्टी को जिताना है। देखिए, यही मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ, जब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई ना, और लोग व्यक्ति को देखकर, व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर वोट देने लग जाएंगे, उस दिन ये पार्टियां जो है ना, ऐसे किसी गधे घोड़े को पकड़ के टिकट नहीं देंगे। ये सारी पार्टियां भी जिसको जनता चाहेगी, जो जनता जनार्दन का हितैषी होगा, जिसको उसी को वोट टिकट देंगे, भेजेंगे। वो एक विकल्प नहीं माना जाता, ऑप्शन नहीं है उनके पास। जिस दिन ऑप्शन हो जाए ना, उस दिन बलराज कुंडू ऑप्शन मिला तो नकार दिया ना दोनों नेशनल पार्टी के, दो नेशनल पार्टी के लोगों को, बलराज कुंडू के रूप में लोगों को एक विकल्प नजर आया तो उसको नकारा दिया ना। शमशेर खरकड़ा के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे आदमियों की क्यों पूछते हो? उनका, मैं वो इस व्यक्तित्व के है, मैं उनके बारे में कोई इस प्रकार से मीडिया में चर्चा करूँ? दे आर नॉट वर्थ इट। नो। ओके। SIT के बारे में आपने बता दिया, कुछ नहीं होगा जी। आज की सिचुएशन के हिसाब से 2-3 मुद्दे हैं। एक तो कोविड चल रहा है, आपको पता है, महामारी चल रही है, पेंडेमिक है। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या है ये? देखिए, ये पूरे वर्ल्ड वाइज महामारी है।
लेकिन इसका हवा ज़्यादा बना दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, वो बड़ा इशू है, मैं कहूँगा कि इसके पीछे बहुत बड़ा प्ले गेम भी बहुत बड़े लोग अपने गड्ढे भी दबा रहे हैं ना खुद। तो इसमें लोगों को देखो सतर्क रहना पड़ेगा, एक हैबिट डालनी पड़ेगी सफाई की, सोशल डिस्टेंसिंग की। तो इस प्रकार की डायरेक्शन गवर्नमेंट ने दी है उन चीज़ों के लिए। कुछ दिन पहले हमारे भारत में राफेल आया जी, टीवी के ऊपर किसानों की कोई बात नहीं है, मजदूरों की कोई बात नहीं है, और ये राफेल ही चल रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। आज मीडिया जिस प्रकार से, उनके पास कोई मुद्दे नहीं और फालतू की चीज़ों के राफेल आया तो वैसे भी सिक्योरिटी का उनको दिखाने की बड़ा चढ़ा कर हर एक चैनल के ऊपर 5 राफेल क्या है, ये सारे उनके पास। इसका मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या था क्या नहीं, लेकिन कि ये कोई इशू नहीं। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार सरकार की ड्यूटी बनती है, देश की सुरक्षा के लिए जो जो जरूरी चीज़ें वो खरीदेगी। इस प्रकार से उनकी ब्रांडिंग करना और वो करना ये तो उचित नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो खासियत है लेकिन बीजेपी की। देखिए, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ आपको, ये बातें आप पार्टी ऊपर कोई पूरी पार्टी को नहीं कह सकते आप सर। देखिए, लेकिन चलिए ये बड़ा मुद्दा है, मैं वो सेंटर लेवल की बातें हैं, मैं इसमें ज़्यादा, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जो राय आपको बताई है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक एक्चुअल में क्रिटिकल इशू मेरे हरियाणा के लिए जी, 35-1 का नारा बहुत चला था। मूर्खता थी लोगों की, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, किसी ने उठा दिया। ये घर कर गया है, जड़ों में जा रही है चीज। नहीं नहीं, ये नहीं, अब चलेगा ये 35 का और चलेगा, और चलेगा। पहले चलेगा, पहले तो ये चला था एक अलग 35, अगली बार एक अलग 35 चलेगा। कौन बदलेगी? हाँ, और वो सच्चाई भी आज खट्टर साहब चलेंगे। अब की बार खट्टर साहब वर्सेस अदर होना है। वो इन्होंने जो चलाया था ना, अब की बार ये पलड़ा उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। मैं आज बता रहा हूँ आपको 4 साल पहले। तो आपको ये श्योर है कि अगली बार भाजपा की सरकार नहीं रहेगी? देखो, मैं भाजपा में खट्टर नहीं रहने वाले जी, खट्टर साहब नहीं रहने वाले। तो भाजपा रहेगी तो खट्टर रहेंगे। ये तो देखो समय बताएगा। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, जो इन्होंने पिछली बारी जिस प्रकार लोगों को बांट कर वो काम किया था, तो 35-1 का, अब की बार 35-1 का दूसरी तरफ खट्टर वर्सेस अदर्स होना है। इस बात को आप आज मैं चलिए ऑन रिकॉर्ड है, हम देखेंगे जी। एक उम्मीद की बात आती है जी। 2014 में एक नेता आए, एक नारा बड़ा फेमस हुआ, अच्छे दिन। लोगों के ऊपर बात है, किसके आए किसके नहीं आए, उनके अलग अलग जवाब होंगे। मेरे साथ थोड़ा धोखा हुआ था पर्सनली। उसके बाद 2019 में एक और नए हरियाणा में एक बड़े नेता बने, दुष्यंत चौटाला। उनके बारे में भी वो लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि चलो आम आदमी के हैं, किसान के हैं, बुजुर्गों के हैं, क्योंकि वो इस जनरेशन से आते हैं। वो ब्लड स्ट्रीम वो थी जिनको देवीलाल से जोड़ के देखा गया। लेकिन आते आते देखिए वो भी दूसरी तरफ चली गई। तो एक उम्मीद की बात आती है। पहले 2014 में उम्मीद टूटी, फिर 2019 में पढ़े लिखे और अच्छे नेता की बात आती है, तो आप उसको मेरे हिसाब से क्वालिफाई करते हैं। तो आपसे मैं ही नहीं, पूरा मेरे ख्याल से हरियाणा में पूरा हरियाणा ही आपसे उम्मीद रखता है। तो देखिए, उम्मीद है, कोई सांस तो है नहीं कि टूट गई तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है, टूटती रहती है, बनती नहीं मानता, क्योंकि कारण है, क्योंकि पत्रकारों ने अपनी जमात की खुद इतनी इज्जत नहीं छोड़ी कि लोग एक पत्रकार को इज्जत से देखें। कभी समय हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे कि मैं पत्रकार हूँ, लोगों के सामने एक छवि आती थी। आज के दिन बदल गया, पैसों पे चलता है, लोग चाय पानी के नाम पे अपने जमीर को छोड़ आते हैं। तो उस हिसाब से आपसे एक छोटी सी उम्मीद है कि ये उम्मीद बार बार टूटेगी तो क्या होता है, इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है। और उम्मीद पे तो आपको पता है दुनिया कायम है, तो आपसे भरोसा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी ये कोशिश रहेगी अपनी तरफ से कोई उम्मीद में जो मेरे से की होगी लोगों ने, उसको टूटने आपके लिए।